लद्दाख के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश क्यों की जा रही है और इससे उत्तर प्रदेश का क्या नुकसान होगा? उत्तर प्रदेश यानी भारत का क्या नुकसान होगा? इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग के साथ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट हैं। उत्तर प्रदेश में अचानक से आंदोलन की बाढ़ आना, खास करके जिनका धार्मिक रंग रूप हो, उसकी क्या वजह है? इसका क्या उत्तर हो सकता है? क्या यह जनमत और जनपद यानी जनता की सरकार और परिवारवादियों की लड़ाई है? इस पर वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से डिटेल से बात हुई, जो प्रस्तुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ। हमारा आज का सब्जेक्ट है जनमत वर्सेस जनपथ। जनमत है पॉपुलर सरकार, लोकप्रिय सरकार, और जनपथ है कांग्रेस। तो इस संबंध में आज इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया विश्लेषणात्मक जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री वीरेंद्र भट्ट जी देंगे। मैं उनकी तरफ उन्मुख हो रहा हूँ। भट्ट जी, देखिए, जो घटनाएं हो चुकी हैं वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आवश्यकता है हर विषय को संदर्भ में समझने की कि ये घटना हुई है तो क्यों हुई है। लद्दाख में अगर ये जो आगजनी हुई है और जिस तरीके से बड़े उत्साह से वहां पे नेपाल की तरीके से जेन जी का हवाला दिया गया और एक तरीके से भारत में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हुआ है वैसा भारत में भी हो सकता है। उसके बाद जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में आई लव मोहम्मद का नारा बुलंद किया गया, यूपी के कम से कम 6 शहरों में जुलूस निकाले गए और वहां नारा लगाया गया, भड़काऊ नारा कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। फिर कल बरेली में हिंसा हुई। वाराणसी में तो बच्चों को इस्तेमाल किया गया, 15-16 साल के बच्चे थे करीब 50, और वो भी भड़काऊ नारे लगा रहे थे और उनको ये पता भी नहीं क्या हुआ, ये क्या हो गया है और उनको किसने समझा के भेजा है। ऐसा भदोही में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, बरेली में पहले भी हुआ था, कल फिर हो गया, कल हिंसा भी हो गई। तो ये सब जो हो रहा है ये बात स्पष्ट दिखाता है कि जून 2024 में कांग्रेस को जो आंशिक सफलता मिली और जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला और उसकी सीटें 240 पे अटक गई थी, तो उसके बाद से कांग्रेस को ये लगा था कि अब वो नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर कर सकती है और सरकार को काम नहीं करने देगी। आपको याद होगा जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान लगातार ये आते रहे थे कि नरेंद्र मोदी का मनोबल टूट गया है, नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास टूट गया है, नरेंद्र मोदी की एक कमजोर सरकार है, ये सरकार तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी पर टिकी है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जिन लोगों और 2014 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली थी उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया और सरकार ने अपने मनोबल को, अपनी ताकत को और कड़े फैसले लेने की जो एक कार्यशैली नरेंद्र मोदी की है उसको 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बरकरार रखा और उससे लगातार अपोजिशन को झटके पे झटका मिला है। और मैं बता दूं ब्रीफ में क्या झटका हुआ। जून 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और ठीक 3 महीने बाद चुनाव हुआ हरियाणा में अक्टूबर 2024 में। तो पिछले 10 सालों में तीसरे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी और इस पर बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई। उसके अगले महीने नवंबर में चुनाव हुआ महाराष्ट्र में और 142 सीटें चाहिए होती बहुमत के लिए, बीजेपी लगभग 132 सीटें पाई और उसने बहुत ही आराम से चुनाव जीता और सरकार बनाई। नवंबर में ही उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, बीजेपी ने 8 सीटें जीती। फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, 70 में 48 सीटें जीत करके बीजेपी ने सरकार बनाई। अप्रैल के महीने में 2025 में संसद से विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बाद भी वक्फ बिल पारित हो गया। अपोजिशन ने उस बिल को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सितंबर 9 को उसके ऊपर अंतरिम निर्णय दिया है, लेकिन जो बिल के जो मुख्य प्रोविजन थे उनको कोर्ट ने अपहेल्ड किया है
और सही ठहराया है। उसमें मुख्य मुद्दा है कि जो वक्फ बाय यूजर है, यानी जिस प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 लाख प्रॉपर्टीज हैं। इसी बीच जुलाई में जब लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा था, एकाएक उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया। अपोजिशन को लगा ये उसको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है और वो सरकार को घेर सकती है, लेकिन वो घेरने में असफल रहे और सरकार ने उनकी जगह एक नया दक्षिण भारत से राधा कृष्णन जी को नया उपराष्ट्रपति बनवा लिया। तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने ये है कि जो 2014 मई से वो जिस राह पे चल रहे थे कि भारत में लगातार ऐसा माहौल पैदा करना है कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हालात सामान्य नहीं है और एक अस्थिरता का, एक सामाजिक तनाव का माहौल लगातार बनाए रखना है। आप याद करें तो कभी असहिष्णुता, कभी इंटॉलरेंस, कभी अवार्ड वापसी, कभी रफाल में चौकीदार चोर है। तो उनकी जो पिछले 11 साल से जो लाइन ऑफ एक्शन रही है कि बहुत ही आक्रामक कैंपेन नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़ा से भरी हुई और सीधे प्राइम मिनिस्टर और सरकार की निष्ठा पे हमला, चोर कहना। और वो रफाल चोर से 2024 लोकसभा चुनाव में वोट चोर तक आ गए। वो पहले आरक्षण चोरी हो गया, संविधान चोरी हो गया, वो वोट चोरी पर आ गए हैं। तो ये जो घटनाएं हुई हैं बरेली में और लद्दाख में, हमको इन घटनाओं को इसके संदर्भ में देखना चाहिए कि अपोजिशन को, कांग्रेस को ये पता है कि भारत की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए हमको नकारात्मक, बहुत ही नेगेटिविटी के साथ विदेशी ताकतों से सहयोग लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति आक्रामक रुख हमें बनाए रखना है। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, ये सरकार इस जाति की विरोधी है, ये सरकार जो है पिछड़े वर्ग की विरोधी है। तो ये लगातार कोई ना कोई नकारात्मक मुद्दा गर्म रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पतीली पे पानी चढ़ा रहे और पानी जो है, पानी हमेशा गर्म रहे। लेकिन सरकार का जो है इतनी सतर्क रहती है कि इससे पहले पतीली में पानी खोले सरकार पतीली को उतार देती है। सरकार ने लद्दाख में उतार दिया और योगी जी ने उसको कल जो है उतार दिया बरेली में। और जो मौलाना तौकीर रजा है, ये इसको मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, ये केवल भड़काऊ बयान देने के लिए जाना जाता है। आज उसको जेल भेज दिया गया। सर ये बताएं कि अभी थाईलैंड गए थे राहुल गांधी, अचानक चले गए। एक बिहार का कोई दौरा किया उन्होंने और उसके तुरंत बाद वो कुछ का फॉलो और उसको और गरमाने के बजाय वो चले गए थाईलैंड जब गए तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत में कुछ होने वाला है। क्या वही सब हो रहा है क्या? 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कांग्रेस ने लगातार ये तय कर रखा है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा समाज में बनाए रखना है कि सामाजिक तापमान जो है सामान्य से ऊपर ही रहे। एक वितंडावाद को हमें लगातार जीवित रखना है। और जब सुप्रीम कोर्ट से बिहार में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में कोई राहत नहीं मिली, तभी से इस बात का आकलन हो रहा था अब कांग्रेस अगला मुद्दा क्या लेके आती है। वो अगला मुद्दा हमको दिख गया लद्दाख में, वो अगला मुद्दा हमको दिख गया यूपी के 7-8 शहरों में जो आई लव मोहम्मद और गुस्ताखे रसूल की 21,000 सत्तन से जुड़ा कोई गुस्ताखी नहीं। मुसलमान नेतृत्व इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की 21,000, तो पहले ये तो आप बताएं कि रसूल के खिलाफ गुस्ताखी कहाँ हुई? यदि हुई तो क्या किसी आपने पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई? क्या किसी थाने में कोई आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? यदि थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है तो आपके पास कोर्ट जाने का रास्ता है, का विकल्प उपलब्ध है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए कि साहब पुलिस इस पे जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, कृपया कोर्ट डायरेक्शन दे पुलिस को, इस पे कार्रवाई हो। और कोर्ट के डायरेक्शन पे पुलिस एफआईआर करती है, तो बड़ी सामान्य न्यायिक प्रक्रिया सभी जानते हैं। तो अभी तक आपने ये कुछ नहीं बताया। जब कांवड़ यात्रा हो रही थी तो जब कांवड़ यात्रा का रूट जो था दिल्ली से हरिद्वार तक, जब यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हर दुकानदार, हर होटल वाला, हर ढाबे वाला अपनी दुकान पे अपना नाम पता डिस्प्ले करेगा, तब ये कहा गया था कि ये तो कम्युनल प्रोफाइलिंग है, ये समाज को बांटने की कोशिश है। तो आप नाम रखे हैं श्री कृष्णा ट्रेडर्स
और दुकान मोहम्मद इरफान की है और आप ढाबा चला रहे हैं, सावन का महीना पवित्र महीना होता है और वो लोग जो है और ये लोगों की धार्मिक भावना है कि वो ऐसे होटल में, ऐसे ढाबे में खाना नहीं खाएंगे जहां मांसाहार परोसा जाता हो, तो वहां पे आपको नाम लिखने में आपत्ति हो रही थी, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और आज आप स्वयं जो है आई लव मोहम्मद दिखा रहे हैं। अरे भाई, अगर तभी आपने अपनी दुकान पे बोर्ड लगा दिया होता आई लव मोहम्मद, तो कोई समस्या नहीं आती। तो कुल मिलाकर के आपको एक फॉल्ट लाइन, एक विभाजन रेखा, एक टकराव का बिंदु लगातार जीवित रखना है ताकि आपका विक्टिम कार्ड जो है चलता रहे, हमेशा जो है जीवंत रहे कि देखो ये जो है योगी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है और मुसलमानों पे ये अत्याचार हो रहा है। क्या आप देखते हैं कि जनपद का इसका कुछ तालमेल है क्या, ये जो शुरू हुआ है? जनपद ये मानता है कि उसके पास मोतीलाल नेहरू से जो खानदान शुरू हुआ था उसके पास ही भारत के ऊपर पर आजीवन सत्ता में रहने का अधिकार है। उसका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उसका जो अपना अधिकार का बोध है, वो इतना गहरा है कि वो किसी अन्य दल की सरकार को सहन नहीं कर सकता। वो चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, या वीपी सिंह हो, या चंद्रशेखर हो, या नरसिम्हा राव हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, एच.डी. देवगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, हर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का दृष्टिकोण बहुत ही हिकारत भरा रहा है। और वो कहते ये कहां से आ गए भाई, ये तो यहाँ तो बैठने का अधिकार खाली हमारा है। आप देखिए राहुल गांधी पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितने अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत ही नरेंद्र मोदी कहता है, नरेंद्र मोदी आता है, नरेंद्र मोदी जाता है। भाई, भारत का प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है और भारत का प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि होता है। तो वो एक कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो आदर का पर्सन रिप्रेजेंट द इंडियन नेशन स्टेट एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल वही है कि ये लड़ाई परिवार और राष्ट्र की लड़ाई है। मोदी जी ने डे वन से कहा है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और बीजेपी के अलावा सारी पार्टियां इंक्लूडिंग जो बीजेपी की एलाई हैं वो उनके लिए परिवार प्रथम है। कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है, समाजवादी पार्टी के लिए परिवार प्रथम है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए परिवार प्रथम है, राष्ट्रीय लोकदल जो बीजेपी का एलाई है उसके लिए भी परिवार प्रथम है। तो ये परिवार और राष्ट्र की लड़ाई है, परिवार और राष्ट्र और उनकी और जो परिवारवादियों की चिंता ये बढ़ती जा रही है। ये अगर ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर हो गए, अगर चौथी बार भी हो गए तो सारे परिवारों का भविष्य अंधकार में है। लड़ाई ये है ताकि जो है जो सरकार जिस तरीके से आज कोई ये नहीं कहता कि आज भारत के जीडीपी का 80% जो लेन देन है वो आपका ऑनलाइन हो गया है, वो कैशलेस हो गया है। एक महीने में 2,500 करोड़ लेन देन हो रहे हैं केवल जो आपका यूपीआई है। एक महीने में जुलाई 2025 तक एक महीने का जो धनराशि का लेन देन हुआ है वो 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है और दीपावली के महीने में ये 30 से 35 लाख करोड़ हो जाएगा। लोगों को ये कभी आकलन करना चाहिए आखिरकार इससे इकोनॉमी की बचत क्या हुई। अब तक जो भारत सरकार ने जो पैसा इससे बचाया है वो कम से कम $50 बिलियन है और $1 बिलियन आज की तारीख में 8,800 करोड़ रुपए का है। तो 8,800 करोड़ को 45 से गुणा कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भारत की ये जनता का पैसा है जो बचा है, ये किसी नेता का पैसा नहीं है। ये सरकार के पास जो धन होता है वो जनता का धन तो होता है। बिल्कुल सही है। तो इतना जो इकोनॉमी में चेंज आया है। और दूसरी बात, 1947 से लेकर के 2025 तक भारत के इतिहास में कभी भी इन्फ्लेशन 2% पे नहीं रहा। 1975 में इमरजेंसी में लाठी के बल पर, सरकार के बल पर मारपीट करके इन्फ्लेशन को 1% पे सरकार ले आई थी, लेकिन वो सत्ता के बल का दुरुपयोग किया गया था। आज बाजार के बल पर सरकार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के आधार पर इन्फ्लेशन 2% है और आज अपोजिशन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक वो आज ही रहा है सरकार पे महंगाई का आरोप लगाने का और वो महंगाई का आरोप क्या लगाएगा, कैसे लगाएगा। ये सब जो हो रहा है ये केवल इसीलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को आप किसी भी तरीके से हटाना तो बहुत दूर की बात है, आप अस्थिर नहीं कर सकते।
तो जब अस्थिर नहीं कर सकते तो सरकार की विश्वसनीयता पर बट्टा लगाओ, दाग लगाओ, उसको डिग्रेड करो, लगातार उस पर हमला करते रहो ताकि सरकार की विश्वसनीयता खंडित हो। ये सब इसीलिए हो रहा है, इसीलिए हुआ है लद्दाख में, इसीलिए हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये मतलब मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, ये जो राष्ट्र और परिवार की लड़ाई, ये जनपथ और जनमत की लड़ाई है, ये इसे आगे कुछ और तेज होगी, और ये मोहम्मद वाला, आई लव मोहम्मद वाला, ये अचानक जो शुरू हुआ, ये क्या और आगे जाएगा अगले शुक्रवार तक? अभी नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है, हाँ जी, उसके बाद अप्रैल 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव है जी, उसके बाद तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, और ये हो गया 26। 27 में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में 5 राज्यों में चुनाव है। 28 में फिर जो है 4 राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। तो इसका और कुछ और राज्यों में करीब 10 विधानसभा चुनाव राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव है। तो भारत में जितने भी नए मुद्दे उठते हैं, भारत में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स या प्रतिस्पर्धी जो राजनीति है, प्रतिस्पर्धा वाली, उससे जो मुद्दे पैदा होते हैं उन सबका निदान चुनाव के जरिए होता है। और अब तक भारत चुनाव हो जाता है और जनता का एक जनादेश आ जाता है तो हर दल उसको मान लेता है। केवल कांग्रेस है जो 2014 में, 2019 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी अपनी हार को मानने को तैयार नहीं है। वो अभी रिकॉन्साइल नहीं कर पाई है कि हमको 3 बार हरा दिया। कांग्रेस ये बात भूल जाती है कि कांग्रेस को लोकसभा में अंतिम बार बहुमत मिला था 1984 में, और 1984 के बाद 10 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। तो ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही इसका हल निकलेगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ठीक है या गलत है। बिहार में 60 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए, लेकिन 60 लोग ये सामने नहीं कहने आए कि हमारा नाम हमसे बिना पूछे काट दिया गया, या हमारी सहमति नहीं ली गई, या हमको सूचना नहीं दी गई। केवल राहुल गांधी को दर्द होता रहा, या हमको अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया, हमारा नाम काट दिया गया। केवल राहुल गांधी को दर्द। अब ये आकलन है कि यही जब बंगाल में होगा तो बंगाल में कम से कम 3 करोड़ वोटर जो फर्जी जुड़े हुए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जो मृत हो गए हैं, वो बाहर होंगे। तो ये लड़ाई जनपद बनाम जनमत की लड़ाई है, और नरेंद्र मोदी जी को भरोसा अपने जनमत पे है। वो अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो जनपद है उसको लगता है कि वो रोज एक विदेशी टूल किट लाएगा, विदेशी शक्तियों से जो उसको ज्ञान मिलेगा, जो उसको पैसा मिलेगा, जो षड्यंत्र का उसको नया तरीका बताया जाएगा, जो नया उसको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, वो रोज एक षड्यंत्र करके सरकार को परेशान कर लेगा, सरकार को अस्थिर कर लेगा या सरकार को गिरा लेगा। तो भाई तो उनको सपनों में रहने की दुनिया में रहने की उनको आजादी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, ये इस समय भारत में आर्थिक रूप से अगर देखें तो बाजार बूम कर रहा है। मैंने आपको ही कहीं से सुना कि कारों की 1 करोड़ कारों की बिक्री का लगभग। देखिए, मूल बात यह है कि 2000 और ऐसे में ये सब हो जाना, सामाजिक उपद्रव करवा देना ताकि बाजार बंद रहे, करने लगे। सरकार को अगर हिला नहीं सकते, अस्थिर नहीं कर सकते, गिरा तो सकते ही नहीं, तो सरकार की सांस पे बट्टा लगाओ, सरकार को डिग्रेड करो। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, और तब ये तय हुआ था कि 5 साल बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, और टैक्स की स्लैब है उनको रिव्यू किया जाएगा। तो ये जो टैक्स रेट कम होने थे या रिवाइज होने थे, ये काम तो 2022-23 वित्तीय वर्ष में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से वो टल गया 4 साल। तो ये जो हुआ, और आमतौर पर लोग सारा जो लोगों का जो श्रेय देने की आदत है या जो नाराजगी है, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी से है। ये एक पार्टी का मसला नहीं है। जीएसटी काउंसिल में 29 राज्यों का हर राज्य का वित्त मंत्री उसमें मेंबर है। जीएसटी का और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, अन्य विपक्षी दल भी हैं, और 58 मीटिंग अब तक जीएसटी काउंसिल की हो गई है। आज तक एक नागालैंड और मिजोरम में लॉटरी के मुद्दे को लेकर के
कभी जीएसटी काउंसिल में वोटिंग की नौबत नहीं आई और सारे निर्णय आम सहमति से हुए हैं। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट जो है 33% है, 67% वोट राज्यों का है। तो कभी तो जो भी फैसले हुए हैं, जो हम बाहर देखते हैं अपोजिशन के नेताओं की और बीजेपी पे हमलावर होना और बहुत ही कटु भाषा में बयानबाजी होना, जली कटी भाषा में पॉलिटिकल संवाद होता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में सब कुछ नहीं होता है। वहां पे सब कुछ जो चीज ऑन रिकॉर्ड है, जो संविधान में उसके अनुसार होता है। सवाल तो हमारा ही था कि हमारा बाजार गड़बड़ करने के लिए ये सब कोई ताकत इसमें बाहर लगी है। सरकार को डिग्रेड करो। अगर जनता अगर प्रसन्न हो रही है कि साहब टैक्स रेट कम हो गया, बाजार जो कहते हैं मार्केट की भाषा में, टू रिवाइव द एनिमल स्पिरिट, अगर लोग जो है बड़ी संख्या में पैसा खर्च कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, या जो भी उनके जीवन में दैनिक उपभोग की जो भी आवश्यकताएं हैं बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। भारत की अर्थव्यवस्था का 60% से अधिक तो केवल खपत से आता है, कंजम्पशन से आता है। अगर ये कंजम्पशन जो है अगर 2% भी बढ़ गया, इसका मतलब इकोनॉमी 7 लाख करोड़ बढ़ गई। तो इससे जो है तो जब खपत बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश की आय बढ़ेगी और टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और ओवरऑल जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो आम जनता के हाथ में अधिक पैसा आएगा। तो इसका जो सकारात्मक जो लाभ है, इसका जो जनता का आशीर्वाद है, वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ना मिल पावे, इसलिए ये सारा वितरणावाद हो रहा है। आई लव मोहम्मद और सरतन से जुदा, और एक जो आग लगाई गई वहां लद्दाख में, और जिससे और आप निश्चिंत रहिए, ये घटनाएं ऐसी ही होती रहेंगी। अगले लोकसभा चुनाव जो होगा अप्रैल मई जून में, तब तक ये विधानसभा रुकने वाला नहीं है। अच्छा, हम तो सोच रहे विधानसभा तो होगा ही होगा, लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि जब आपको अपने दुश्मन से लड़ना है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो उसका सिद्धांत ये है कि कभी इंटेलेक्चुअल वैक्यूम नहीं होना चाहिए, कभी सन्नाटा नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ लगातार कोई ना कोई खुराफात आपको करते ही रहना है, आग सुलगाते रहना, आपको लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग लगाते ही रहना है। अगर आप जो है बिहार में चुनाव हार गए, तो फिर जाओ बंगाल में चुनाव हार गए, तो पंजाब में कहो भाई, हाँ भाई प्यारे सिख भाइयों, तुमको क्या समस्या हो रही है, ये सरकार तो सिखों की विरोधी है। राहुल गांधी कह ही चुके हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की आजादी नहीं है। बताइए, झूठ बोल रहा है। ये केवल आग लगाने का तरीका है, ये आग लगाने की स्ट्रेटजी है, पन्नू वाली भाषा होता है। तो कांग्रेस जो है अगले लोकसभा चुनाव तक आग लगाने का काम छोड़ देगी। ये खुशफहमी मत पालिए, ये कोई ना कोई खुराफात, कोई ना कोई षड्यंत्र ऐसे ही करते रहेंगे। आपने देखा कि भक्ति ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये लड़ाई जनमत की और जनपद की है, राष्ट्र की और परिवारवादी पार्टियों की है। तो ये लड़ाई अभी चलती रहेगी जब तक परिवारवादी पार्टियां पक्ष नहीं हो जाती पूरी तरह से, जब तक जनपद पूरी तरह से हार नहीं मान लेता, तब तक वो ऐसा करता रहेगा। और इसके लिए हमको 2029 तक के इलेक्शन की लोकसभा इलेक्शन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नमस्कार।